बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान इसराइल जंग की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के साथ मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। एक जानिब तो ईरान ने 19 और 20 जून की दरमियानी शब, अब से कुछ देर पहले, इसराइल पर एक और ताबड़तोड़ हमला किया है और इस हमले में 100 के करीब ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। ये हमलों की 15वीं वेव है। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब शुमाली कोरिया ने भी मिसाइल चला दिए हैं। बड़ी खबर है, शुमाली कोरिया जो कि इसराइल के खिलाफ और ईरान के हक में मैदान में आया था, ये स्टेटमेंट जारी करने के चंद घंटों बाद शुमाली कोरिया से भी मिसाइल दागे गए हैं। इन डिटेल्स के साथ साथ कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं और इस्तांबुल के अंदर सायरन बजना शुरू हो चुके हैं क्योंकि अगला नंबर तुर्की का होने जा रहा है। इस हवाले से डिबेट शुरू हो चुकी है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में इसराइली ऑफिशियल्स इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में शामिल होने का जो ऐलान है अगले 24 से 48 घंटों में कर सकता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा जा रहा है कि किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी और अब मैं ये मसला वंस एंड फॉर ऑल खत्म करूंगा। लेकिन इस वक्त भी मुज़ाकरात और डिप्लोमेसी जो है उसकी कोशिशें बहुत तेज हो चुकी हैं। एक तरफ तो कल जनेवा में आपको मालूम है कि ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो मुलाकात करने जा रहे हैं बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए खारजा से। लेकिन यूरोप में इस अहम तरीन मीटिंग से पहले बरतानिया के वजीर खारजा जो हैं वो हंगामी बुनियादों पर वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं। वाशिंगटन डीसी में उनकी मुलाकात अपने काउंटर पार्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से होने जा रही है। और एक और अनप्रेसिडेंटेड चीज इस मुलाकात के हवाले से यह है कि यह मुलाकात स्टेट डिपार्टमेंट में नहीं होगी, यह मुलाकात व्हाइट हाउस में हो रही है, जिसके इम्कानात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस मुलाकात में शिरकत कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग सिचुएशन रूम में ऑलरेडी कन्वीन कर चुका है। इस हवाले से यह बात भी सामने आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारियों का हुक्म दिया हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत वाज़ेह अंदाज में यह बात कह दी हुई है कि ऑर्डर्स आप समझें कि मैंने दे दिए, बस मैंने इसकी अनाउंसमेंट करनी है। और इसराइल जंग के अंदर अमेरिका ने शामिल होना है। लेकिन उससे पहले ये जो डिप्लोमेसी की कोशिशें, एक तरफ ओआईसी का इजलास, एक तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास, तो वहीं दूसरी जानिब अब बरतानिया जो है उसने सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर हमला ना करने की अपील कर दी है। यानी बरतानिया जिसने अहम तरीन इत्तहादी का किरदार अदा करना है अमेरिका का इस खित्ते में और इस रीजन में, तो बरतानिया ने भी अब यह स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि फरीकैन तनाज़े का सिफारती हल निकालें। कशीदगी में कमी के लिए बरतानवी वजीर खारजा मुतहर्रिक हो चुके हैं। तो वहीं फ्रांस की जो सफीर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है कि जी देयर इज नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है उसकी कोई न्यूक्लियर कोई इस तरह की सॉल्यूशन, मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं निकल सकती कि आप हमला कर दें, तबाही कर दें और मसला हल हो जाए। मसला इस तरह से हल नहीं होगा। तो अब एक जानिब तो डिप्लोमेसी की कोशिशें तेज हो चुकी हैं और अब कुछ इम्कानात ये हैं कि बरतानिया जो है वो कन्विंस करे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि वो जरा इंतजार करे ताकि मुज़ाकरात में से अगर कुछ मस्बत निकलता है स्विट्जरलैंड जनेवा में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं तो उसके बाद फिर ट्रंप जो है वो अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन इससे एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि इसका मतलब कतन ये नहीं है कि ईरान इसराइल जंग रुक जाएगी। ईरान इसराइल जंग तो अभी भी, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, इस लम्हे भी जारी है और पूरे तरीके से फुल थ्रॉटल से जारी है। ईरान ने जो इसराइल के ऊपर हमले किए हैं, उन हमलों के बाद इसराइल ने जो अनाउंसमेंट्स की कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर को जिंदा रहने का, जीने का कोई हक नहीं है, इसके साथ ही साथ इसराइल जो है वो अब कह रहा है कि हम ईरान के ऊपर अपने हमले जो हैं उन्हें तेज कर देंगे और हम अपने हमले जो ईरान के ऊपर हमने करने हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ाने जा रहे हैं। और अब ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है जो तल अवीव पर हालिया हमले किए हैं। इसके बाद तो अब तबाही होगी, इसके बाद तो अब डिस्ट्रक्शन होगी। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं ईरान जो है वो भी पीछे नहीं हट रहा। ईरान ने जो 14th वेव थी ईरान की, जिसमें ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे, ईरान ने एक तरफ तो उन बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनकी वीडियो फुटेज जारी की है। ईरान के स्टेट मीडिया ने ये फुटेज जारी किया और इसमें इंटरेस्टिंगली जो पहाड़ है ना, जिस टाइम वो मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं तो पहाड़ों को ब्लर किया गया है। पहाड़ों को ब्लर क्यों किया गया है? क्योंकि पहाड़ जो है उनकी जो टॉपोग्राफी होती है उससे डिटेक्ट किया जा सकता है कि ये कहां से ऑपरेट हो रहे हैं। और ईरान के पास इस वक्त असल जो ताकत है वो ये है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्च पैड से लेकर
अंदर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के जितनी फैसिलिटीज है, स्टोरेज फैसिलिटीज ज्यादातर खुफिया हैं। अब तो यह कहा जा रहा है कि ईरान का यूरेनियम जो है वो इस वक्त कहां पर है, क्या पता वो फर्दो की न्यूक्लियर फैसिलिटी में हो ही ना। ईरान क्या पता उससे पहले ही असल में कहीं और उसे शिफ्ट कर चुका हो। इवन अब ये बातें हो रही हैं और इसीलिए अमेरिका के अंदर भी रिलक्टेंस है कि अगर जी हमने बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल कर दिया, अगर हमने B-2 बमबार भेज दिया और फिर भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म ना हुआ, तो फिर अमेरिका कहां पर खड़ा होगा, फिर इसराइल कहां पर खड़ा होगा। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि 100 ड्रोन और 15 मिसाइल जो हैं वो ईरान की तरफ से दागे गए हैं। 15वीं वेव है और तल अवीव के अंदर सायरन बजना शुरू हो चुके हुए हैं। तल अवीव के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही रिपोर्ट हो रही है। और यह भी बताता चलूं कि तल अवीव में जो IDF है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस, उन्होंने इसराइल के अंदर जो मिसाइल्स का इंपैक्ट पड़ता है, जो तबाही होती है, उसकी फुटेजेस शेयर करने से मना कर दिया हुआ है। आम लोगों पर भी पाबंदी है, मकामी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर भी पाबंदी है। तो इस चीज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बड़ी खबरें। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि नॉर्थ कोरिया जो है उसने खुलकर ईरान की सपोर्ट का कल ऐलान किया। और ये नॉर्थ कोरिया वही मुल्क है जो कि वेस्ट को टक्कर भी देता है। और इसमें जो रशिया जंग है, रशिया यूक्रेन की जंग, उसमें तो ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में सामने आई थी कि नॉर्थ कोरिया ने 14,000 फौजी, हजारों बैलिस्टिक मिसाइल और मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस जो हैं वो रशिया को प्रोवाइड की थी। तो अब नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक तो स्टेटमेंट ये आई कि जी हम ईरान के पीछे खड़े हैं और इसराइल जो है वो इस खित्ते के लिए और दुनिया के लिए कैंसर बन चुका है और वो पीस जो है मिडिल ईस्ट के अंदर उसे सैबोटाज कर रहा है। ये नॉर्थ कोरिया ने स्टेटमेंट दी। अब एक तरफ आप देखें रूस यूक्रेन जंग छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी जानिब ईरान इसराइल तनाजा सर उठा रहा है। इस सब के अंदर नॉर्थ कोरिया की एंट्री, और नॉर्थ कोरिया को आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से कटा हुआ है, सैंक्शंस हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो अमेरिका और वेस्ट जो है उसे टफ टाइम देता है। अब हुआ ये नाज़रीन इकराम के साउथ कोरिया ने अब से कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट जारी की है और रॉयटर्स इसे रिपोर्ट कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने 10 मल्टीपल लॉन्च्ड रॉकेट्स जो हैं वो फायर किए हैं और ये इन्होंने पेन्यांग जो है उसके करीब जो एरिया है सुनाम, उससे इन्होंने जारी किए हैं। और ये साउथ कोरिया की मिलिट्री जो है उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि नॉर्थ कोरिया ने पहले स्टेटमेंट दी ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ, और उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर नॉर्थ कोरिया ने 10 मिसाइल दाग दिए जी साउथ कोरिया वाली डायरेक्शन में। अब ये जो नॉर्थ कोरिया का मैसेज है, इसे क्या समझा जाए, इसे किस तरह से डिकोड किया जाए, ये इस वक्त बहुत से लोग इसके ऊपर तुक्के लगा रहे हैं, बहुत से लोग इसके ऊपर कयास आराइयां कर रहे हैं। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रशिया ने यह बात वाज़ेह अंदाज में कह दी है कि ईरान के अंदर कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो रशिया के ताबन से चल रहे हैं, जिनमें 400 रशियन एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तरफ इसराइल जो है वो कोई कार्रवाई ना करे। फिर पर्शियन गल्फ के अंदर चाइना जो है वो अपने शिप्स जो हैं वो ले आया है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की जो इंपॉर्टेंट शिप्स हैं चाइना ने वो भी मूव कर दी हैं। तो इस वक्त हलचल तो है खलीज फारिस के अंदर भी, पर्शियन गल्फ जो है वहां पर भी, अबनाए हुर्मुज़ जो है उसके ऊपर सबकी नजरें हैं। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह रिपोर्ट किया है कि ईरान के पास यह काबिलियत है, अमेरिकी ऑफिशियल्स को लगता है कि ईरान की नेवी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर सकती है। और अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद कर देता है तो पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई कट जाएगी। और आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए, अब तक तो सबको ही पता है कि तेल इस दुनिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वेस्ट के लिए और अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे कितनी जंगें हो गई ये भी हमने देखा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब ईरान वायर रिपोर्ट कर रहा है कि आफ्टर ईरान टर्की इज नेक्स्ट। टर्किश मीडिया डिवाइडेड ऑन वॉर ऑन इसराइल एंड ईरान। ईरान इसराइल वॉर के तनाजुर में इस वक्त तुर्क मीडिया जो है उसके ऊपर डिबेट शुरू हो चुकी है और तुर्क मीडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर यह रिपोर्टिंग कर रहा है कि ईरान के बाद जो आलम इस्लाम का अहम तरीन मुल्क है तुर्की, उसके ऊपर इनकी नजरें होंगी और तुर्की के ऊपर हमला हो सकता है। इस हवाले से अब खबरें जो हैं वो चलना शुरू हो चुकी हैं और ओपिनियंस जो हैं वॉर के हवाले से अंकारा के अंदर, इस्तांबुल के अंदर जो डिबेट है कम से कम वो शुरू हो चुकी है। अब इस डिबेट का शुरू होना क्या माने रखता है ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि इस डिबेट से बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर भी होता है कि इस वक्त जो आप देख लें कि इसराइल का एक प्रोफेसर है, उसने कहा कि जी ईरान के प्रोग्राम के बाद हमें पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना वो हमारे निशाने पर होगा। उनका थिंक टैंक का बंदा है, उनका माइंड है, उनका ब्रेन है। और अब टर्की के हवाले से भी उसी तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं कुछ इशारे मिल रहे हैं और टर्की के अंदर खतरे की घंटी बज चुकी है। सायरन टर्किश मीडिया ने बजाना शुरू कर दिए हैं कि हमें जागना होगा और अभी से इसका सद्देबाब करना होगा और ईरान के साथ खड़ा होना होगा। ये टर्किश मीडिया कह रहा है, वरना ईरान के बाद अगली बारी हमारी है। अगर अपने आप को बचाना है तो ईरान को बचाओ। और अब आलम इस्लाम के अंदर या मुसलमान ममालिक के अंदर कम से कम इस डिबेट का आगाज हो चुका है और यह भी एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर है, ये याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।